देखिए बेटे, आज हम एक चैप्टर है बिजनेस मैनेजमेंट यानी बिजनेस स्टडीज का आपका एक चैप्टर है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर के अंदर हम दो बड़ी पर्सनैलिटीज, आपका एक फ्योल और दूसरे टेलर, दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो दो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं आपकी, एक है फ्योल और दूसरे हैं टेलर। ठीक, फ्योल का नाम पूरा था बेटा आपका हेनरी फ्योल। ठीक, और आपके जो ट्रेलर थे उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक, तो हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। यहां बेटे एक बात समझने वाली है कि किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। विदाउट प्रिंसिपल कोई भी कंपनी बड़े स्तर पर नहीं जा सकती। आप सोचें कि मैं अपनी मन मर्जी से काम करूंगा, जब मेरा मन होगा तब मैं उठूंगा, जब मेरा मन होगा तब मैं सोऊंगा, जब मेरा मन होगा तब खाऊंगा और उसी हिसाब से पढ़ूंगा, तो आप कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप मतलब कि अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसको आपने कभी सोचा था। यानी कि सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल्स लाइफ में होने ही चाहिए। ठीक, यही कारण है कि आपको स्कूल में डाला जाता है और स्कूल आपको डिसिप्लिन सिखाता है। चलिए, तो दोनों ही पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे कि दोनों ही पर्सनैलिटीज ने किस तरीके से मैनेजमेंट में अपना योगदान दिया। ठीक, दोनों ही पर्सनैलिटीज ने मैनेजमेंट में किस तरीके से अपना योगदान दिया, इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हेनरी फ्योल। पहले बता दिया, जब मैं आपको ये बात बता दूं, मैं हेनरी फ्योल बेटा एक इंजीनियर थे। ठीक, और इंजीनियरिंग भी उन्होंने जो की थी वो माइनिंग में की थी। ठीक, माइनिंग यानी कि खदान का काम। आपका जो खदान होती है, कोयला खुदता है और बाकी जो खदानें होती हैं उनमें उनकी इंजीनियरिंग थी। ठीक, 1841 में इनका जन्म हुआ और 1860 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इन्होंने डिग्री इनको मिल गई थी 1860 में। ठीक, इसके बाद जब इन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद एक कंपनी में इन्होंने अप्लाई किया जिसका मेन काम माइनिंग था, यानी कि खुदाई करना उसका मेन काम था। और 1860 में जब उस कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया और जब तक मतलब कि ये कुछ समय का उन्होंने जब एक्सपीरियंस लिया, उस दौरान कंपनी को कई सारे घाटे हुए और घाटे होने के बाद 1888 में 1888 में कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। तब हेनरी फ्योल को कंपनी ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और फ्योल ने कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ प्रिंसिपल्स कंपनी में अप्लाई किए। उन प्रिंसिपल्स के अप्लाई हो जाने के बाद कंपनी ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ गई। इनका करियर उस कंपनी में एज अ डायरेक्टर 30 इयर्स का था, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर 30 इयर्स का था। और 30 साल बाद जब इन्होंने कंपनी को छोड़ा तो कंपनी लीड कंपनियों में से एक थी, यानी कि कंपनी काफी तरक्की कर रही थी इनके प्रिंसिपल्स की वजह से। तो यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स लाइफ में होने चाहिए। ठीक, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, अच्छा जी, ब्लू पेन।
देखते हैं भाई ब्लू पेन का क्या रहेगा। हाँ जी, पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, देखिए बेटे, मान लीजिए कि मेरे यहां फर्नीचर का काम होता है, मेरे यहां फर्नीचर का काम होता है, देन डेफिनेटली पक्की बात है कि फर्नीचर के काम में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। लकड़ी की कटाई, लकड़ी की कटाई, उसके बाद लकड़ियों में कीले ठोककर उसको मतलब कि फ्रेम तैयार करना, इसके बाद आपका मतलब कि उसमें प्रॉपर तरीके से रुई वगैरह फोम वगैरह भरना, और एक बंदा उस पर कपड़ा चढ़ाकर बाद में उसकी सिलाई भी करता है। ठीक, अच्छा, यहां पर इस बात को समझने वाली बात है कि हेनरी फेयोल ने बोला कि आपको एक फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर को किसी एक बंदे को पूरा फर्नीचर नहीं बनाना चाहिए, एक बंदा केवल लकड़ियों की कटाई करे बस, और जब उसे मतलब कि लकड़ियों की कटाई करते करते एक लंबा समय बीत जाएगा तो उससे ज्यादा एक्सपर्ट बंदा पूरे संसार में नहीं होगा जो लकड़ियों की कटाई कर पाए। कहने का मतलब मेरा यह है कि संसार की तो बात छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बंदा इतना एक्सपर्ट हो जाएगा लकड़ियों की कटाई में कि उसे बोलिए कि भाई ऐसे काटना है, वो कहेगा ठीक है, एक हाथ से बीड़ी पीते पीते भी वो लकड़ी काट देगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि उसे मतलब कि इतना ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ेगा, बहुत तुरंत चुटकियों में काम। उस दूसरे बंदे से कीजिए, कहिए कि भैया इसकी फर्नीचर की सिलाई करनी है, अरे उसे 5 साल हो गए सिलाई करते करते, क्या फर्नीचर की सिलाई नहीं कर पाएगा जल्दी? किसी दूसरे कारीगर की अपेक्षा जल्दी कर देगा। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क लेके आते हैं अपने काम में, तो डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल सा मीनिंग है, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर एक आदमी को एक काम दे दीजिए। एक दिन ये आएगा, ये आदमी अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जब एक्सपर्ट पर्सन हो गए और हमें एक्सपर्टनेस का फायदा मिलेगा। ठीक, एक एक्सपर्ट पर्सन जिस काम को 5 मिनट में कर सकता है, अनस्किल्ड पर्सन उस काम को 3-4 घंटे में करता है। ठीक, तो जब ये एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इनका काम बहुत फास्ट हो जाएगा और कंपनी धीरे धीरे फायदे में आ जाएगी। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक पर्सन को पकड़ा दीजिए और उन पर्सन को वही काम करने को बोलिए, उसके अलावा कोई काम नहीं। ठीक, एक दिन ये लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे और हमें एक्सपीरियंस वर्कर्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो पहला प्रिंसिपल आई थिंक समझ में आ गया होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक, क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। नंबर 2 है आपका बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी आदमी से कहें, आपने एक इंस्पेक्टर को या मतलब कि आपने किसी मतलब कि पर्सन को बोल दिया कि आप यहां खड़े रहिए और कोई बंदा अंदर ना आ पाए, ध्यान रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। डन। अब वो बंदा वहां खड़ा हो गया, उसने किसी को नहीं घुसने दे रहा था, अचानक से उसका सीनियर आ गया कि अरे हटो सामने से, मेरे को तो अंदर जाना है। तो वो बोला कि ना सर मतलब कि मेरे को ये ऑर्डर है। तो नहीं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, साइड दो। अब वो बंदा सामने से हट ही जाएगा क्योंकि उसके पास भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर अथॉरिटी कुछ नहीं है। यहीं पर आप उससे कहते कि अंदर कोई बंदा घुसना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुमको पावर देता हूं, ये लो लेटर कि आने वाले 2 दिनों के लिए तुमसे ज्यादा सुपीरियर कोई है ही नहीं, पर बंदा अंदर नहीं घुसना चाहिए। अब कितना भी बड़ा सीनियर आ जाए वो उसको अंदर नहीं घुसने देगा क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पावर भी दे दी। ठीक, अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो बंदा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सुपीरियर उसको करने नहीं देंगे। ठीक,
और आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ नहीं दी, अथॉरिटी ज्यादा दे दी, तो वो अपनी अथॉरिटीज का गलत फायदा उठाएगा और आप कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस कमा लोगे। ठीक, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में। बात समझ में आ रहा है? तो दो प्रिंसिपल हो गए। आपका पहला प्रिंसिपल हो गया डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा हो गया आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? ठीक। थर्ड प्रिंसिपल जो आपका है वो है आपका डिसिप्लिन। ठीक, थर्ड प्रिंसिपल जो आपका है नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ फ्रेम से बाहर है, मैं इसको थोड़ा अंदर कर लेता हूं। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक, ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमसे क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमसे बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो किसी भी पर्सन को अपने से ऊपर रख के फॉलो करने चाहिए, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो। ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर हूं, मैं क्यों रूल्स फॉलो करूं। रूल्स सबऑर्डिनेट्स के लिए होते हैं, जूनियर्स के लिए होते हैं। मैं तो यार सुपीरियर हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। रूल्स सबके लिए एक होता है। डिसिप्लिन में रह के काम को कीजिए। अगर आपसे बोला गया है कि शूज बाहर उतारिए तो शूज बाहर उतार के ही अंदर आइए, चाहे आप सीनियर हो या आप जूनियर हो। ठीक भाई, सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं अपने सीनियर्स को देख के, और सीनियर ही जब अच्छी तरीके से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो सबऑर्डिनेट को तो एक तरीका मिल गया। समझ में आ रहा है ना? तो डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन के थ्रू काम होना चाहिए। ये किसी को तोड़ने की परमिशन नहीं। ठीक, प्रिंसिपल आपके फॉलो करने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। तो आप तोड़ने वाली बात तो मन से निकाल ही दीजिए। बात समझ में आया नहीं आया? दूसरा है आपका नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मींस आपका एक ही बंदा मत इंस्ट्रक्शन दे, एक ही बंदा इंस्ट्रक्शन दे। ठीक, आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारा स्कूल वगैरह जो होता है तो उसमें एक टीचर ने बोला कि बेटा ये वाला काम कर दो जरा। जब तक वो उस काम को करता है उससे पहले दूसरा टीचर आ गया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, जरा इस वाले काम को करो। तो अब बंदा कंफ्यूज हो गया, पहले किसका काम करूं, पहले इनका करूं या इनका करूं। मैंने कहा कि यार ये वाले सब तो मारते नहीं है, पहले इनका कर देता हूं। अब मालूम पड़ा इनका काम कर इसने पहले दिया, लेकिन ये काम तो जरूरी था ही नहीं। उन टीचर का काम बहुत जरूरी था, उनका काम बिगड़ गया। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक पर्सन को एक ही बंदा इंस्ट्रक्शन दे, यानी कि जो सबऑर्डिनेट आपके नीचे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए केवल एक ही बंदा अपॉइंट हो, कि आपको केवल इसी बंदे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। कमांड यानी मैं कमांड दे रहा हूं तो मैं केवल इसको कमांड देने के लिए केवल मैं ही इकलौता हूं, मेरे अलावा ये किसी की कमांड नहीं मानेगा। बात समझ आया नहीं आया? क्योंकि जहां यूनिटी होती है कमांड में वहां कंफ्यूजन नहीं होते कि मुझे किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और ये होना चाहिए, क्योंकि जहां कंफ्यूजन होते हैं वहां डिले होता है। ठीक, तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बंदा आपका कमांड देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, कोई दूसरा बंदा कमांड नहीं देगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक, मैं लिख देता हूं आपका यहां पर नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस, मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में मैनेजर हूं और मेरे अंडर 4 अलग अलग यूनिट्स काम कर रही हैं। मैं शूज भी मेरे अंडर में है, सैंडल्स भी मेरे अंडर में है, स्लीपर्स भी मेरे अंडर में है, और आपका एक आध काम और मेरे अंडर में है। याद रखिएगा मेरे अंडर में 4 काम है, देन डेफिनेटली इन 4, जैसे शूज मार्केट एक अलग मार्केट है, ठीक है ना। अब एक नॉर्मल सी बात करें कि शूज मार्केट एक अलग मार्केट है, सैंडल्स का एक पूरा अलग मार्केट है, बैग्स का पूरा अलग मार्केट है, पर्स का अलग मार्केट है। मेन पॉसिबल ये बन एक ही चीज से रहे हो सबके सब, लेकिन फिर भी मार्केट इनके अलग अलग है। समझ आ रहा है ना। बैग्स का एक अपना अलग मार्केट है। तो फाइनली यहां इन चारों चीजों को मेरे अंडर में मतलब कि बनवाया जा रहा है। अब मैं कितनी इंफॉर्मेशन लर्न कर सकता हूं भाई। मैं गड़बड़ कर गया, मुझसे गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? मैं बैग्स वाले डेटा को अप्लाई कर बैठा शूज वाले डेटा में। फाइनली नंबर ऑफ शूज जो प्रोड्यूस होने थे वो उतने प्रोड्यूस नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। शूज बनने चाहिए थे 5 लाख और मैंने बनवा डाले 1 लाख। मेरा डेटा थोड़ा सा क्लैश कर गया। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ग्रुप एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, एक ग्रुप एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो 2 अलग अलग डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। एक मैनेजर होगा, उसको एक ही काम दिया जाएगा और वो अपने ग्रुप को लेकर उसी डायरेक्शन में काम करेगा। एक मैनेजर पर 4 काम नहीं रखे जाएंगे। 4 काम कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं मैनेजर के लिए। जब मैनेजर कंफ्यूजन में है तो वो डायरेक्शन क्या देगा अपनी टीम को। फाइनली हम लोगों को समझना चाहिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कितना जरूरी है। एक काम एक ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए एक ही काम रखा जाएगा, यानी कि आपका एक ग्रुप एक ही काम पर फोकस करेगा। बात समझ आया नहीं आया? अगला है बेटे आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक बेटे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल interest to journal interest। सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए बेटे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो बोला गया है ना, और ये जो जनरल इंटरेस्ट जो बोला गया है, पहले इन 2 वर्ड को समझ लेते हैं। मान लीजिए बेटे, मैं एक कंपनी में नौकरी करने के लिए मैं गया। अब नौकरी करने के लिए मेरा सबसे पहला जो मतलब कि उद्देश्य होगा पैसा कमाना है। भैया मुझे पैसा कमाना है, मैं नौकरी करने आया ही इसलिए हूं। अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं नौकरी करने आता भी नहीं। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, तो फाइनली मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि भैया इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? पैसा कमाना। जो भी आपके यहां नौकरी करने आएगा वो इसी उद्देश्य के साथ आएगा कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है। पहले मुझे एक बात बताइए, इस बंदे को अच्छा पैसा कमाना है, ठीक। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहा है, जहां से ये पैसा कमाना चाहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन डूब गई, इसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा? ये पैसा कमा लेगा? डूबी हुई ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कमाएगा ये? यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत छोटा है। आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए जनरल इंटरेस्ट, मींस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी भी देगी, बोनस भी देगी, कमीशन भी देगी। समझ रहे हो ना कि ऑर्गेनाइजेशन आपको तभी सारी चीजें देगी जब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करके देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन आपके गोल को अचीव करवा देगी। ठीक है ना। तो सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा जनरल इंटरेस्ट के लिए। जनरल इंटरेस्ट बहुत जरूरी है,
यानी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अगर वो अचीव हुआ तो फाइनली सब कुछ अचीव हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी कि आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपको सेक्रीफाइस करना है किसके लिए? जनरल इंटरेस्ट के लिए। समझ में आ गया? नंबर 7, ऑर्डर। ये ऑर्डर का मतलब वो नहीं है कि मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूं कि जा भैया पानी पिला, ठीक है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, ठीक, मानसी और मानसी कहना क्यों नहीं मानती, ठीक बेटे, बात सुनना है, ये वाला ऑर्डर नहीं है, ये दूसरा ऑर्डर है, ठीक। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, ऑर्डर मीन्स प्रॉपर प्लेस, ठीक। यहां समझना पड़ेगा आपको, आपका मटेरियल, आपके टूल्स, आपके पर्सन्स यानी एम्प्लॉइज की एक प्रॉपर जगह फिक्स होनी चाहिए, और वो एम्प्लॉय जिसकी प्रॉपर जगह फिक्स है वो वहीं पर मिले, ठीक। जो टूल्स हमने एक बार डिसाइड कर दिया कि आपको सारे के सारे, जैसे कि जो टूल्स हैं आपके, रिंच इस नंबर बॉक्स में मिलेंगी, स्क्रू ड्राइवर उस नंबर बॉक्स में मिलेंगे, हथौड़े वहां मिलेंगे, और ये यहां मिलेगा, ड्रिल मशीन वहां मिलेगी, तो फाइनली अब कंफ्यूजन खत्म। एम्प्लॉइज को जब काम होगा ड्रिल मशीन का तो वो नंबर सीधे उसी बॉक्स पर जाएंगे और सीधे ड्रिल मशीन निकाल लेंगे, ठीक। टाइम से हुआ नहीं हुआ? देखिए भैया मैं तो केयरलेस पर्सन हूं, जब मुझे हथौड़ा ढूंढना पड़ता है तो पूरा घर ढूंढ डालता हूं, ठीक, पूरी कोचिंग ढूंढ डालता हूं। मैं तो न जाने कहां से ढूंढता रहता हूं भाई, सीट के नीचे ले, बैंक के अंदर ले, सब जगह ढूंढनी पड़ती है मुझे मतलब कि एक जगह रखने की आदत नहीं है, तो भैया मुझे यही प्रिंसिपल चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऑर्डर मींस आपको प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय को उसका एक प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी, टूल्स को प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी, टूल्स उस जगह से हिलना नहीं चाहिए, आपको जरूरत है आप यूज कीजिए, यूज करके वापस रखिए। आपको मटेरियल प्रॉपर रखना पड़ेगा, जिस जगह मटेरियल रखा जाता है उसी जगह रखना पड़ेगा, वरना ढूंढते रहो, ठीक। आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाओ मैं पूरा लिख देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक। नंबर नेक्स्ट है 8, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेम्युनरेशन का मतलब होता है बेटा कमीशन प्लस सैलरी, ठीक। रेम्युनरेशन का मीनिंग है बेटे आपका कमीशन प्लस सैलरी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बेटे। समझने वाली बात क्या है, मान लीजिए कि मैं एक हाई स्कूल लेवल टीचर हूं, मैं हाई स्कूल तक ही पढ़ा सकता हूं, इसके आगे मैं पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक। तो क्या मुझे सैलरी हाई स्कूल के टीचर के बराबर नहीं मिलनी चाहिए? मैं आपकी कंपनी में एक प्यून हूं, कर्मचारी हूं, चपरासी हूं, तो क्या मुझे चपरासी के बराबर सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? मैं आपकी कंपनी का एक मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, तो क्या मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर के बराबर सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? ठीक। अगर कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर को दे रही है 15-16 हजार और आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को दे रहे हो 8,000, मेरी गारंटी है इसको दूसरी कंपनी में मौका मिले तो छोड़ जाएगा कंपनी को। रीजन, आप उसको प्रॉपर रेम्युनरेशन दे ही नहीं रहे, उसकी मजबूरी है, वो आपके यहां बैठा हुआ है, ये मत समझिए कि मतलब कि वो मतलब कि मजे में यहां बैठा हुआ है, ठीक। आप उसको सेटिस्फाइड करने वाला सैलरी दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब आपको कैसी सैलरी देनी चाहिए? हमें एक ऐसी सैलरी देनी चाहिए जो कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करे, ठीक। उसका सैलरी और कमीशन कैसा रहना चाहिए? जो एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन दे। एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे देन फाइनली मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके अचीव होते जाएंगे। बात समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट है बेटे
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पावर का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस हमको किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि हम सारी पावर अपने हाथ में रखेंगे, यानी मैनेजर सारी पावर अपने हाथ में रखेगा और सबऑर्डिनेट्स को केवल ऑर्डर पास करेगा, सबऑर्डिनेट्स ऑर्डर फॉलो करेंगे केवल। ठीक, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सबऑर्डिनेट्स केवल ऑर्डर फॉलो करते हैं और सारी की सारी पावर केवल एक ही बंदे के हाथ में रहती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पावर का गलत इस्तेमाल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, वो मैनेजर अपने हिसाब से, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है अपने हिसाब से, दुआ भी सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस आपका पावर को हर एक लेवल के मैनेजर में इक्वली डिवाइड कर देना, यानी कि केवल एक ही बंदे के हाथ में पावर नहीं है, पावर सब लोगों में बटी हुई है इक्वली। ठीक, यहां पर क्या होता है, हर एक बंदे को अपने डिसीजन खुद लेने की छूट मिल जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है। तो प्रॉपर तो सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं होता और प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं होता अकॉर्डिंग टू फ्यू। ठीक, इन्होंने बोला कि मतलब कि सेंट्रलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। नीचे जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी अथॉरिटीज होनी चाहिए। ठीक, पावर एक बंदे के पास सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए और पावर आपकी डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। मार्कर गिर गया, उठा ले। बात समझ में आया नहीं आया बेटे? तो आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद है बेटा आपका इक्विटी। इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मींस समानता। आपको समान रूप से अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कलर वाइज डिफरेंस करते हो, अरे भाई ये गोरा आदमी है इसको प्रमोशन दो, ये काला आदमी है इसको नो दो। ठीक, आप जेंडर वाइज डिफरेंस करते हैं, यानी आप सेक्स वाइज डिफरेंस करते हैं, मेल फीमेल में डिफरेंस कर रहे हैं आप। ठीक, तो वो भी गलत है। आपने कहा कि ये मेल पर्सन है, ये आगे जाके हार्ड वर्क कर सकता है, इसको प्रमोशन दे दो। ये फीमेल है, ये आगे जाके हार्ड वर्क नहीं कर पाएगी, धूप में काली हो जाएगी, पिघल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसको नहीं यार, इसको दे दो। ठीक, ये भी गलत है। ठीक, आपको इक्वलिटी रखनी है, आपको डिफरेंस नहीं करना है। ठीक, ना कलर वाइज, ना जेंडर वाइज, ना रिलीजन वाइज, ना स्टेट वाइज, किसी भी तरीके से मतलब कि आपको दोनों में डिफरेंस नहीं करना है, अपने दो एम्प्लॉयज के बीच में डिफरेंस नहीं करना। सबको बराबर मौका दीजिए और जो योग्य हो यानी कि जो एबल हो उसको प्रमोशन दीजिए। ठीक, यानी कि हमें केवल आपका क्या करना है कि केवल वही बंदा मतलब कि आपका प्रमोशन पाने का हकदार है जो कि एबल हो। ठीक, जिसके अंदर प्रॉपर एबिलिटी हो। क्लियर है नहीं क्लियर है? नेक्स्ट है बेटे आपका, ये था आपका नंबर 10। आइए 11, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय मींस, मान लीजिए कि बेटे स्टेबिलिटी मींस आपका एम्प्लॉय आपके यहां कितना रुकने का उसका मन करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कितना चाहता है मैं रुक के यही काम करूं, मैं ना जा रहा इसे छोड़ के, भाई ये तो जन्नत है भाई। ठीक है, ये तो जन्नत है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां एम्प्लॉयज रुकना चाहता हो, ठीक, तो वहां आप कहेंगे कि यहां तो आपकी हाई स्टेबिलिटी है, और जहां एम्प्लॉयज जाने को तैयार बैठा है बहुत मौका नहीं मिल रहा
ठीक है ना, तो वो आपका है कैसी, लो स्टेबिलिटी वाली जगह। ठीक, अब मान के देखिए एक जगह ऐसी है जहां का जो ओनर है, मैनेजर है, वो मतलब कि अपने सबऑर्डिनेट्स को गालियां देके बात करता है। ठीक, डैड 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 डैश और डैड 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 डैश, सारी गालियां दे डाली उन्हें। ठीक, अब ऐसी जगह कौन काम करना चाहेगा? सैलरी वही मिल रही है, गाली खाने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। ठीक, दूसरी कंपनी आपका 10,000 दे रही है, ये भी 10,000 दे रहा है, लेकिन ये 10,000 के संग एक्स्ट्रा गालियां और दे रहा है। या तो गाली खाने के 2-4 हजार एक्स्ट्रा देते भाई, तो शायद एक का बंदा, समझ रहे हो ना? ठीक, तो कहने का मतलब है कि बस बंदा बैठा हुआ है, बड़ा बैठा है। वो बंदा फ्रेशर था, कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था, बोला था कि मैं 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ तब आपको नौकरी दी जाएगी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने नौकरी दे दी, लेकिन ये ढेर सारी और भी चीजें देता है। तो बंदा क्या करेगा? इस ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल टिक के काम करेगा, 4 साल में वो काम सीख जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को लात मारेगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चला जाएगा। ठीक, तो सोच के मुझे एक बात बताइए, ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रही है? ये ऑर्गेनाइजेशन नौसिखियों को अपने यहां लाती है, अपने यहां ट्रेनिंग देती है, 4 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर देती है। यानी कि अनस्किल पर्सन को स्किलफुल हम बना रहे हैं, उसके बाद वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लात मार के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है हमारी कुछ कमियों की वजह से। तो उन कमियों को दूर कर दो यार। बंदे को हमने आपका नॉन टेक्निकल से टेक्निकल बनाया, अब फाइनली वो टेक्निकल पर्सन है, अब उसकी टेक्निकलिटी का फायदा उठाने का वक्त आया तो तुमने उसको हाथ से गवा दिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय हाई होनी चाहिए, यानी कि ये खराब नहीं होनी चाहिए किसी कंपनी की। हर कंपनी को प्रयास करना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारे पास रुके। ठीक, नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स एक पहल, अपने एम्प्लॉइज को एक चांस दीजिए आपके साथ आने का। अपने एम्प्लॉइज को एक चांस दीजिए आपके साथ आने का। जब आप प्लान बनाते हैं तो एम्प्लॉइज की राय भी उसमें शामिल कीजिए, एम्प्लॉइज अंदर से अच्छा फील करते हैं। तो एक पहल कीजिए जिसमें एम्प्लॉइज आपके साथ जुड़ जाए। जहां एम्प्लॉइज को आप अपने साथ जोड़ने में सक्सेसफुल हो गए, वहां फिर छोटी मोटी बातें मैटर नहीं करती। ठीक है, तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय के बाद कौन सा हमने पढ़ा था अभी जस्ट? इनिशिएटिव। 13 प्रिंसिपल है एस्पेक्ट रेट्रोस। यानी कि यूनिटी में ही ताकत है। यूनिटी के अकॉर्डिंग चलिए, यूनिटी में ही ताकत है आपकी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट बना के चलिए, उनमें मतभेद नहीं होने चाहिए। आप जितना ज्यादा मतलब कि यूनिटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उतना आगे जाएगी। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक, और लास्ट है आपका बेटा स्केलर चेन। स्केलर चेन। ठीक बेटे, स्केलर चेन को इसको यहां समझ लेते हैं बेटे। देखिए बेटे, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। मैं इसको यहां लिख देता हूं इस तरीके से। ये कह रहा है कि नहीं सर, मेरे को दोबारा बनाओ। अच्छा जी, ये लीजिए, ये इसका सेल्स डिपार्टमेंट है।
ठीक, यहां पर आपका एक सुपीरियर है जिसकी पोजीशन ये है, इसके अंडर में एक मैनेजर है जिसका नाम है बी, इसके अंडर में मैनेजर के अंडर में एक डिप्टी मैनेजर है जिसका नाम है सी, इसके यानी असिस्टेंट मैनेजर है जिसका नाम है सी, और इसके अंडर में सुपरवाइजर है जिसका नाम है डी, और एट लास्ट आपका लेबर है ई यानी एम्प्लॉइज। सेम एज यहां है आपके एक है एम एन ओ एन पी। अगर कोई इंफॉर्मेशन इस सुपरवाइजर को इस सुपरवाइजर तक पहुंचानी है, ठीक, तो स्केलर चेन को फॉलो कीजिए। ये इंफॉर्मेशन इसको पास करेंगे, ये इंफॉर्मेशन इसको पास करेंगे, ये इंफॉर्मेशन इस तक जाएगी, इसके बाद यहां आएगी, इसके बाद यहां आएगी, इसके बाद यहां आएगी, और हो सकता है कि जब तक इसके पास आए इंफॉर्मेशन का मतलब ही खत्म हो गया। ठीक, तो यहां जो हेनरी फ्योल है उन्होंने बोला ऐसा कोई काम मत कीजिए। देखिए, हमें स्केलर चेन फॉलो करनी है, इज नो डाउट करनी है फॉलो, इसी वे में हम लोग मतलब कि हमेशा कम्युनिकेट करेंगे। ये कम्युनिकेशन करने का ऑर्गेनाइजेशन का खुद का मतलब कि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इमरजेंसी टाइम पीरियड है, तो आप सेम पोस्ट वाले पर्सन आपस में बात कर सकते हैं, यानी ये सुपरवाइजर इस सुपरवाइजर से डायरेक्ट बात कर सकता है इमरजेंसी टाइम पीरियड में। ठीक, ये डायरेक्ट इससे बात कर सकता है, ये डायरेक्ट इससे कर सकता है, ठीक है ना। इसे बोलेंगे गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। ठीक, तो डायरेक्ट बात कर सकता है। यह है आपका स्केलर चेन, यानी कि यहां पर आपका हेनरी फ्योल ने बोला कि आप जब बहुत ज्यादा जरूरी नीड पड़ जाए तो आप डायरेक्ट ही सेम पोस्ट वाले आपस में बात कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से फ्योल ने आपके 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और 14 के 14 आपके सामने आ गए। अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल में डाउट है तो आप एक बार मुझको व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे नंबर पर। नंबर आप लोगों के पास सबके पास है ही, ठीक है, लिख देता हूं 9027708367। ठीक है, ये वाहियात सा नंबर है जिसपे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए आराम से, यानी कि हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम हम टेलर के प्रिंसिपल से बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम का मतलब नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोगों ने जो बात की वो आपकी फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में थी। ठीक, इनका पूरा नाम हेनरी फ्योल, माइनिंग इंजीनियर थे, और इन्होंने मतलब कि बेटे 1860 में अपना कॉलेज कंप्लीट किया। 1888 में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, और 30 साल के सर्विस के बाद ये वहां से रिटायर हुए कंपनी को टॉप पर पहुंचाने के बाद।